गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 1935 का अधिनियम जो पढ़ रहे थे, जिसकी मैंने आपको 6 विशेषताएं इससे पूर्व बता दी थी, आज उसके आगे भाग 2 में हम उसकी आगे की विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। 7वीं विशेषता है बच्चों संघीय न्यायालय। अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था भी की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय को मौलिक तथा अपील संबंधी अधिकार दिए गए। संघीय न्यायालय का कर्तव्य था कि वह संविधान की व्याख्या करे तथा इस बात का ध्यान रखे कि प्रांतीय तथा संघीय सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। तथापि इस संबंध में अंतिम शक्ति लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। तो बच्चों, ये 7वीं विशेषता हमें ये बताती है कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रांत और केंद्र की रियासतें थीं। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था, न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई, मौलिक और अपीलीय संबंधी अधिकार दिए गए। तो उससे क्या जनता में एक विश्वास जागा और वो इसमें संलग्न रहने लगी। 8वीं विशेषता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन के संबंध में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों और संघीय व्यवस्थापिका को नहीं दिया गया। इस संबंध में शक्ति ब्रिटिश संसद के पास ही बनी रही। प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिकाएं कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए अधिनियम में संशोधन की सिफारिश कर सकती थी। इस प्रकार भारतीय भाग्य के निर्णय की अंतिम सत्ता ब्रिटिश संसद के पास बनी रही। 9वां पॉइंट है प्रस्तावना का अभाव। इस अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी, जिससे कि अधिनियम के निर्दिष्ट ध्येय या उद्देश्य का ज्ञान हो सकता। ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने जब इस आधार पर अधिनियम की आलोचना की, तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की प्रस्तावना को इससे भी जोड़ने का निश्चय किया। यह इसलिए किया गया था ताकि भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। अगला पॉइंट है बच्चों भारत परिषद का अंत। भारत परिषद के भारत विरोधी दृष्टिकोण के कारण भारतीय जनता द्वारा इस परिषद के अंत की मांग की जा रही थी। अतः 1935 के अधिनियम द्वारा इस परिषद का अंत कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनसे परामर्श लेना अथवा न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन सेवाओं के संबंध में भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों, अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप भारतीय शासन पर भारत मंत्री की शक्ति में भी कुछ कमी हो गई थी। तो बच्चों, भारत परिषद का अंत कर दिया गया और भारत विरोधी दृष्टिकोण के कारण भारतीय जनता द्वारा इस परिषद के अंत की मांग की जाती रही और 1935 के अधिनियम द्वारा इस परिषद का अंत कर दिया गया। कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनसे परामर्श लेना अथवा ना लेना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन सेवाओं के संबंध में
बच्चों, भारत के मंत्री के लिए इन परिषदों के परामर्शदाताओं का परामर्श लेना जरूरी था। इसके बाद बेटा हम 11वीं विशेषता पर आते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। यद्यपि यह बात नितांत स्पष्ट हो गई थी कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति भारत के हित में नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालने की अपनी नीति के अनुसार संघीय और प्रांतीय व्यवस्थाओं में विभिन्न संप्रदायों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को न केवल जारी रखा, वरन आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार कर दिया। संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को 1/3 स्थान प्रदान किए गए। और इसके बाद में बेटा 12वीं जो विशेषता है, बर्मा, बरार और अदन, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। यद्यपि बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाम मात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई, परंतु उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। इस अधिनियम का आप बच्चों हम मूल्यांकन करेंगे। प्रोफेसर कुपलैंड ने 1935 के अधिनियम को रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता बताया। उनके मत में उसने भारत के भाग्य का हस्तांतरण अंग्रेजों के हाथों से भारतीय के हाथों में संभव कर दिया, किंतु अधिनियम का अध्ययन करने पर मिस्टर कुपलैंड के विचार को स्वीकार नहीं किया गया। विभिन्न भारतीय नेताओं द्वारा अधिनियम पर अपनी प्रतिक्रियाएं इस प्रकार व्यक्त की गई थी। मदन मोहन मालवीय के अनुसार नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। बाहर से यह कुछ जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता है, परंतु भीतर से बिल्कुल खोखला है। राजगोपालाचार्य के अनुसार नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। मिस्टर जिन्ना के अनुसार 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब तथा पूर्ण रूप से अस्वीकृति के योग्य थी। वस्तुतः एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में रखी थी और भारतीयों की प्रशासन करने की शक्ति का उसी प्रकार परीक्षण किया गया था जिस प्रकार एक हाथ पांव बंधे हुए व्यक्ति को नदी में फेंक कर उसके तैरने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यद्यपि यह अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी और केंद्र में भी आंशिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इन बातों के बावजूद यह एक ऐसा प्रतिगामी कानून था जिसमें गवर्नर जनरल और गवर्नरों की स्वेच्छाचारी शक्तियों में तनिक भी कमी नहीं हुई। अधिनियम के द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा न किए जाने के कारण अत्यधिक उदार भारतीयों के लिए भी इसका समर्थन करना संभव न था। न केवल भारतीय नेताओं ने वरन निष्पक्ष अंग्रेजों तक ने इस आधार पर अधिनियम की
आलोचना की थी। अधिनियम पर विभिन्न नेताओं और मिस्टर एटली द्वारा जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई थी उनका निम्न आधार है: दोषपूर्ण संघ, प्रांतीय स्वशासन एक भ्रम, संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार और आत्मनिर्भर का अधिकार नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार अधिनियम का हम मूल्यांकन करते हैं और अधिनियम का जो अंतिम पॉइंट है वह है अधिनियम में नवीन संविधान के स्वविकसित होने या भारतीयों द्वारा उसके अपने भाग्य का निर्णय करने का कोई प्रबंध नहीं था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगति की निर्णय भी ब्रिटिश संसद ही थी। अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में कोई कमी नहीं थी। इसलिए प्रोफेसर एटली ने ठीक ही कहा था कि अधिनियम में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्य नहीं है।